क्या हाल है बच्चों? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होइएगा। अब आप लोग को हम आज चैप्टर 1 का पहला वीडियो अपलोड किए थे जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 30 तक हम डिस्कस कराए थे। उसके आगे हम चैप्टर 1 का ही इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाले चैप्टर का ही आगे क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। तो पहला सवाल बड़ी आसान है, कर रहा है डायमेंशन फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड F बराबर क्या होता है, QE। तो E बराबर क्या होगा बच्चों, F/Q। तो यहाँ पर देखिए फोर्स का डायमेंशन आप लोग को पता है, पढ़ाया गया है, mLT का पावर -2 होता है और चार्ज का आपका AT होता है। क्या होता है, AT। तो इसको ऊपर ले जाइएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, mLT का पावर -2, A का पावर -1 और T का पावर -1। तो इसको ढंग से सॉल्व करिएगा तो mL का पावर 1, T और T बेस सेम है तो पावर ऐड करिए तो -2 और -1 तो -3 और A का पावर -1। यानी बच्चों कोई आपसे पूछेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन क्या हुआ, तो F/Q फोर्स का इतना, चार्ज का इतना, सॉल्व किए इतना आया। यानी ऑप्शन ए हमको सही दिख रहा है। यानी बच्चों आप याद रखिएगा कि 31 का 31 का ऑप्शन है M1 L1 T का पावर -3 A का पावर -1। चलिए अच्छा है, चलिए इसको लिख लीजिए। अब आते हैं बच्चों हम लोग क्वेश्चन 2 पे। कह रहा है कि स्टेशनरी चार्ज प्रोड्यूस्ड। तो स्टेशनरी का मतलब होता है वह चार्ज जो रेस्ट में होगा वह क्या प्रोड्यूस करेगा, तो जो चार्ज रेस्ट में होगा वह केवल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। केवल किसको प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड को। तो ये तो हल्का सवाल है बच्चों, लिख लीजिए। फिर कह रहा है क्या, 33 नंबर अच्छा सवाल है, देखिए। कह रहा है पॉइंट चार्ज प्लस 16 कूलम 16Q एंड -4Q आर लोकेटेड एट x = 0 and x = L. Then the location of the point on x-axis at which the resultant electric field due to the charges is 0. मतलब बच्चों सवाल को आप मिलकर फिल करते हैं। सवाल क्या कह रहा है बच्चों, सबसे पहले समझो कि पॉइंट चार्ज प्लस 16 कूलम प्लस 16Q, कूलम बार बार बोल दे रहे, Q लिखा हुआ है, और यहाँ पर एक चार्ज दे दिया -4Q आर लोकेटेड एट x = 0 एंड x = L। मतलब ऑरिजिन पे ये मान लो लोकेटेड होगा, इस तरफ मान लो ये ऑरिजिन पे होगा और ये इससे L दूरी पे होगा, है ना। तो या एक मिनट रुको, ऐसे उल्टा कर दो कि तुमको ज़्यादा बेटर समझ में है कि एक मान लो -4Q है और मान लो एक कितना है, 16Q है। एक -4Q है और एक मान लो +16Q है। ये ऑरिजिन पे होगा तो x बराबर क्या है, मान लो 0, और यहाँ से ये कितना दूरी पे है, तो ये 16Q है। और बोल क्या रहा है कि दोनों के बीच का दूरी भी कितना दे दिया, पॉइंट चार्ज इतना इतना लोकेट 0, L। मतलब मान लो ना कि माइनस चार्ज है 4Q है और एक +16Q है, एक -4Q है, एक +16Q है, और दोनों के बीच का दूरी L दे दिया है। कितना दे दिया, L। और तब बोल क्या रहा है कि जब दोनों के बीच का दूरी डिस्टेंस L दे दिया तो बोल क्या रहा है कि भाई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 कहाँ पे होगा। शॉर्ट में समझ लो कि नेट रिजल्टेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों चार्ज का 0 कहाँ पे होगा। तो याद करिए आप लोग को हम चैप्टर 1 में जब पढ़ा रहे थे, या मान लीजिए ट्रिक आप सिंपल याद रखिए कि जब दोनों चार्ज का नेचर सेम होता तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के अंदर में, दोनों चार्ज के अंदर में छोटे वाले के नज़दीक 0 होता, और दोनों चार्ज का अगर नेचर अलग अलग होगा, दोनों चार्ज का अगर नेचर अलग अलग होगा तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के बाहर छोटे वाले के नज़दीक होगा। और चार्ज में छोटा या बड़ा मैग्नीट्यूड से चेक होता है। तो खुद बताइए, इसका मैग्नीट्यूड 4Q है और इसका मैग्नीट्यूड 16Q है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 दोनों के बाहर होगा। और इस तरफ मान लो कि इस पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, तो -4Q से ये वाला दूरी कितना होगा, x। तो +6 -4Q वाले से अगर ये दूरी x मान लिए, P पॉइंट को अगर x ले लिए, तो +16Q वाले से P पॉइंट का दूरी क्या हो जाएगा। तो कोई बच्चा बोलेगा सर ये सिंपल है, ले लो ये L ये x, तो ये वाला दूरी हो जाएगा L + x। उम्मीद करें बच्चों समझ में आ रहा है। और आपको ये बात पढ़ाए हुए हैं कि इधर देख लीजिए, ये बात आप ऑलरेडी आपको पढ़ाए हुए हैं कि पॉइंट चार्ज के कारण r दूरी पे अगर कोई पॉइंट होगा तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड KQ/r² होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जब KQ/r² होता है तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड आराम से आप लिख सकते हैं K मैग्नीट्यूड 4Q और दूरी के जगह पर x²। मैग्नीट्यूड में लिख रहे हैं तो 4Q/x², मैग्नीट्यूड कभी निगेटिव नहीं होता है। और अब इसके लिए अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखोगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, K यहाँ पर ये हो जाएगा 16Q, और इस चार्ज के लिए निकालोगे तो जिस चार्ज के कारण निकालना होता है और जिस पॉइंट पे निकालना होता है उसके बीच का दूरी लेते हैं। तो यहाँ पर दूरी हो जाएगा L + x²। तो जब इतना हो जाएगा बच्चों
तो यहाँ पे खुद कॉमन सेंस लगा लो, जैसे इतना हो जाएगा तो यहाँ पे खुद कॉमन सेंस लगा लो, ई बराबर क्या हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि बताओ भाई कि किस पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। तो मान लिए कि पी पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक जीरो होगा, तो मान लो ये और ये दोनों का नेट अगर जीरो, मतलब दोनों का लेफ्ट इक्वल है, राइट इक्वल कर लो यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा के 4q बाई एक्स स्क्वायर के 16q बाई एल प्लस एक्स का होल स्क्वायर। उम्मीद करें बच्चों खूब बढ़िया समझ में आ रहा होगा। चलो अच्छा है, अब क्या क्या कट सकता है काटो, k से k कट जाएगा, q से q कट जाएगा और 16 से 4 कट के इधर 4 बच जाएगा, यानी इधर बचा 1 बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू इधर बचा 4 बटा एल प्लस एक्स का होल स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे बच्चों तो क्या दिख रहा है, एल प्लस एक्स का होल स्क्वायर, एल प्लस एक्स का होल स्क्वायर बराबर 4x स्क्वायर। अब स्क्वायर हटा दो, इधर रूट आ जाएगा, तो एल प्लस एक्स बराबर रूट अंडर 4x स्क्वायर। तो एल प्लस एक्स रूट से बाहर निकालोगे तो 2x आ जाएगा बच्चों, 4x स्क्वायर का रूट 2x हो जाएगा, 4 का 2 और x स्क्वायर का x। अब ये प्लस x है, इधर इसको ले चलो तो 2x माइनस x, तो l बराबर आएगा x। तो l बराबर अगर x आया तो इसका मतलब हुआ कि 4q से वो x दूरी पे है, और मतलब 4q से l दूरी पे है, तो 16q से कितना दूरी पे है, l प्लस एक्स। तो x भी अगर l के बराबर है यानी l प्लस l, यानी क्या लिखेंगे कि 4q वाले चार्ज से l दूरी पे है, तो 16q वाले चार्ज से 2l दूरी पर होगा। अरे हाँ ना बोलो, 4q से पॉइंट P कितना पे है l, और 16q से कितना पे है 2l। तो इस सवाल में जो आंसर कोई पूछेगा तो हम सीधा बोलेंगे कि सवाल का आंसर हुआ 2l, आगे ऑप्शन में l नहीं है ना, तो l नहीं। तो ऐसे तुम अपने भाषा में समझ लो कि बोलना कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 4q वाले चार्ज से l दूरी पे होगा और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 16q वाले चार्ज से 12 दूरी पे होगा, क्योंकि x बराबर l आया है। तो 16q से इस पॉइंट का दूरी है l प्लस x, यानी l प्लस l यानी 2l, और यहाँ से l। उम्मीद करें बढ़िया समझ में आया होगा। अच्छा सवाल है, स्क्रीन पॉज करो और लिख लो बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं 34 नंबर पे। तो 34 नंबर बड़ी बच्चा वाला सवाल है, कह रहा डाइपोल मोमेंट इज ए। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। आपको पता है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ये वाला होता है -q प्लस q, और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन भी फिक्स होता है, निगेटिव से पॉजिटिव। तो डायरेक्शन फिक्स है मतलब वेक्टर क्वांटिटी है। चलिए अब आते हैं 35 नंबर पे। कह रहा है ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो आप याद करो, आप लोग को पढ़ाए थे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो एक चार्ज -q एक चार्ज प्लस q था, और दोनों के बीच की दूरी को, डिस्टेंस को हमने 2l लिया था। तो बच्चों आप खुद गौर करो, -q का मैग्नीट्यूड क्या होगा q, प्लस q का भी मैग्नीट्यूड क्या होगा q, क्योंकि 100 बार पढ़ाया मैग्नीट्यूड कभी निगेटिव नहीं होता है। और फिर आप लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पढ़ाए थे कि दोनों चार्ज में से किसी को भी गुना करो, दोनों चार्ज में से कोई भी एक चार्ज के मैग्नीट्यूड को लो और उसको दोनों चार्ज के बीच की दूरी से गुना करो, तो आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट मिल जाएगा। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P बराबर Q इंटू 2l आ गया। तब इसको सॉल्व करो, इसका यूनिट क्या आएगा, तो इसका ऐसा यूनिट आएगा बच्चों, खुद देख लो। चार्ज का आप लोग जानते हैं कुलम्ब होता है यानी C, और ये 2l दोनों चार्ज के बीच का दूरी है, तो डिस्टेंस का होगा मीटर, यानी कुलम्ब मीटर। तो कुलम्ब मीटर यानी ऑप्शन सी हो जाएगा 35 का। ये तो बच्चा वाला सवाल है, सब आपको पता होगा बच्चों, अच्छे से थोड़ा एक्सप्लेन भी कर दिए। चलो लिख लो। अब आते हैं बच्चों 36 नंबर क्वेश्चन पे। करा डायमेंशन फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। अभी तुरंत इससे पहले वाले सवाल में बताए हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P बराबर Q इंटू 2l होता है। तो आपको पता है कि ये 2l डिस्टेंस होता है। 2l क्या होता है, डिस्टेंस। ये 2l बच्चों एक प्रकार का डिस्टेंस होता है। तो खुद गौर करो, डायमेंशन अगर लिखना है तो चार्ज का डायमेंशन 80 होता है और डिस्टेंस का डायमेंशन l होता है, यानी इसका डायमेंशन 80l होगा। तो 80l, तो इसका मतलब m नहीं है तो m का पावर 0, l है तो l का पावर 1, t है तो t का पावर 1 और a है तो a का पावर 1। मिलाओ कौन ऑप्शन सही दिख रहा है, m0 LTA ऑप्शन ए सही होगा। इस समय तो बच्चों मेरे समझ से कोई डाउट नहीं होगा, बच्चा वाला सवाल है ये सब। चलो अब कह रहा है क्या कि अगला सवाल कि द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट अ पॉइंट ऑन इट्स एक्सियल पॉइंट।
मतलब इसको हिंदी में समझो। कह रहा है क्या कि सबसे पहले इलेक्ट्रिक डाइपोल बना लो, तो माइनस क्यू प्लस क्यू, मिड पॉइंट ओ, तो ओ से माइनस क्यू एल, ओ से प्लस क्यू एल। अच्छा बता पहले भी आगे का सवाल मत सुनो, पहले इतने बताओ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या जानते हो? तो तुम बोलोगे कि सर जानते हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन ऑलवेज निगेटिव से पॉजिटिव की ओर होता है। ऑलवेज किधर से किधर होता है? निगेटिव से पॉजिटिव की ओर। ठीक, अब चलो आगे बढ़ते हैं, सुनना। मान लो हम यहाँ पर कोई पॉइंट लोकेट कर लिए, जैसे मान लो इस पॉइंट का नाम हम दे दिए सी डी, कुछ भी मानना है मान लो। तो ये पॉइंट खुद गौर करो कौन एक्सिस पे है? तो एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस वाले पे है, यानी इसको क्या बोलेंगे? एक्सियल लाइन। एक्सियल लाइन। अब सवाल को समझो, सवाल कह रहा है क्या, क्वेश्चन कह रहा है क्या कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के कारण एक्स एक्सिस के किसी पॉइंट पे, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के कारण एक्स एक्सिस के किसी पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा उसका, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के कारण एक्स एक्सिस के किसी पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये इलेक्ट्रिक डाइपोल, इसके बीच में एंगल कितना डिग्री बनेगा? तो कोई बच्चा बता देगा कि भाई माइनस क्यू के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड, गौर से देख लो कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के कारण एक्स एक्सिस के किसी पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये होता है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है पॉजिटिव की तरफ। किसके तरफ? पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ। ये वाला डायरेक्शन पॉजिटिव होता है, और डाइपोल भी निगेटिव से पॉजिटिव है। तो आपको ये बात ऑलरेडी पढ़ाया गया होगा डेरिवेशंस में कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के कारण, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के कारण एक्स एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का भी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का भी ये डायरेक्शन है, और डाइपोल का भी ये डायरेक्शन है। तो डाइपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों का डायरेक्शन अगर सेम होगा, तो आपको पता है दोनों का डायरेक्शन अगर सेम होगा तो इसके बीच जो एंगल बनेगा वो कितना डिग्री बनेगा? 0 डिग्री। यानी बच्चों याद रखिएगा कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के कारण एक्स एक्सिस के किसी पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा वो डायरेक्शन भी पॉजिटिव एक्स के तरफ ही होता है, और डाइपोल का भी डायरेक्शन पॉजिटिव एक्स के तरफ होता है, निगेटिव से पॉजिटिव। इस कारण ये दोनों के बीच एंगल कितना डिग्री बनेगा? 0 डिग्री। तो यहाँ पर इस सवाल का आंसर होगा 0 डिग्री। 37 नंबर का बच्चों आ जाएगा ऑप्शन डी, 0 डिग्री। ठीक है, ये तो पहले भी बताया हमें ऐसा। ठीक है, लिख लो। अब बच्चों कह रहा है क्या कि एंगल बिटवीन द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट अ पॉइंट ऑन इट्स इक्वेटोरियल लाइन। हाँ, ये थोड़ा समझ लो क्या कह रहा है। सबसे पहले कि एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल में एक चार्ज है माइनस क्यू और एक चार्ज है प्लस क्यू। अब इसके मिड पॉइंट से मान लो कि आर दूरी पे हम कोई पॉइंट पी ले लिए, तो कह रहा है कि इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल का डायरेक्शन क्या होगा? तो बस गौर से देख, डाइपोल का डायरेक्शन तो हंस के ऑलरेडी का होगा, तो बोलेगा कि सर डाइपोल का डायरेक्शन तो ऑलवेज निगेटिव से पॉजिटिव होता है, एंड डाइपोल का डायरेक्शन ये हुआ, मतलब डाइपोल का डायरेक्शन पॉजिटिव एक्स में हुआ। ठीक, अब बता, प्लस चार्ज के कारण तुम लोग को ये पढ़ाया गया है कि प्लस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बाहर की तरफ, और माइनस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अंदर की तरफ। तो प्लस चार्ज के कारण अगर डायरेक्शन बाहर की तरफ होगा, तो प्लस चार्ज के चलते मान लो E1 अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है तो उसका ये डायरेक्शन हुआ। अब माइनस चार्ज के लिए अंदर के तरफ, तो मान लो कि माइनस चार्ज के लिए अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है तो E2, तो E2 अंदर के तरफ है और E1 बाहर के तरफ है। तो ये दोनों एक दूसरे से कुछ एंगल पे हैं। तो जब ये एक दूसरे से कुछ एंगल पे है तो आपको पता है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो इसके बीचों बीच होगा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ हुआ। तो गौर से देख, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के कारण वाई एक्सिस यानी कि इक्वेटोरियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये होता है। तो जब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये हुआ और डाइपोल का डायरेक्शन ये हुआ, तो इक्वेटोरियल लाइन यानी वाई एक्सिस वाले केस में डाइपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के एंटी पैरेलल है। और गौर से देख, डाइपोल ये डायरेक्शन में है और इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, यानी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल एक दूसरे के अपोजिट है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल एक दूसरे के अपोजिट है, तो इनके बीच में एंगल कितना बनेगा? 180। हमेशा याद रखना कि एक दूसरे के अपोजिट होगा तो 180 और एलोंग होगा तो 0 डिग्री। इसलिए पहले वाले सवाल में देखा होगा आंसर 0 डिग्री था, एक्सियल पे था, या इक्वेटोरियल है यानी वाई एक्सिस पे है, तो ये एंगल कितना डिग्री होगा? 180 डिग्री। तो इस सवाल का ऑप्शन हो जाएगा बी। यानी बच्चों आप याद रखिएगा कि 38 नंबर क्वेश्चन का आपका ऑप्शन हो जाएगा बी। चलो ठीक है, लिख लो।
अच्छे से एक्सप्लेन किए, बहुत बढ़िया, उम्मीद कर रहा हूँ समझ में खूब बढ़िया आ रहा होगा। अब आते हैं 39 नंबर पे, कह रहा है क्या कि एन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन ए नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी एक्सपीरियंस, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन ए नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड विल एक्सपीरियंस। तो देखो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता तो वहां पर टर्क आता, बोल समझ में आ रहा है ना। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर डाइपोल को रखिएगा तो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जब डाइपोल को रखिएगा तो वहां पे फोर्स और टर्क दोनों आता है, वहां पे फोर्स और टर्क दोनों आता है, याद रखिएगा बच्चों। चलिए, तो वहां पे फोर्स और टर्क दोनों आएगा, तो मतलब 39 नंबर क्वेश्चन का बच्चों आंसर हो जाएगा आपका बोथ फोर्स एंड टर्क, बोथ फोर्स एंड टर्क। देखो यूनिफॉर्म होता तो टर्क, यूनिफॉर्म होता तो फोर्स, नॉन यूनिफॉर्म है तो फोर्स और टर्क दोनों। ऐसे तो एक मिनट रुक जाओ, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जब होता है तो यूनिफॉर्म में भी डाइपोल रोटेट करेगा, डाइपोल अगर घूमेगा तो टर्क तो आवे करेगा। तो एन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन ए नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी एक्सपीरियंस, नॉन यूनिफॉर्म में यही आएगा फोर्स और टर्क, यही होगा, ऑप्शन सी सही होगा इसका, थ्योरेटिकल है, याद रखना ये। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे, कह रहा कि द टर्क एक्टिंग ऑन ए डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट पी इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज। तो देखो टर्क में और टर्क इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक डाइपोल में रिलेशन, टर्क बराबर यही पर आए हुए हैं पी ई साइन थीटा। तो इसको अगर वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो वेक्टर फॉर्म में आएगा P क्रॉस ई, वेक्टर फॉर्म में क्या आएगा P क्रॉस ई, यानी 40 का आपका ऑप्शन हो जाएगा बी। इसमें मेरे समझ से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, लिख लो। अब आते हैं 41 नंबर पे, तो 41 नंबर में कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट अ पॉइंट ऑफ डिस्टेंस r फ्रॉम इट्स सेंटर वेरी एज। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट अ पॉइंट ड्यू टू डिस्टेंस r फ्रॉम इट्स सेंटर वेरीज। तो देखो डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो पहली बात को तुम समझ लो, डाइपोल के कारण तुम किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लो, x पर निकालो, y पर निकालो, कहीं भी निकालो, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू यही आता है के पी बाई आर क्यू एक में, और एक में आता है इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू के टू पी बाई आर क्यू। पी डाइपोल होता है, एक में के पी बाई आर क्यू और एक में के टू पी बाई आर क्यू। डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हमेशा जब भी आएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड से आर क्यू के फॉर्म में ही आएगा। तो ई और तो यहाँ पे पूछ रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट अ पॉइंट ऑफ डिस्टेंस आर फ्रॉम सेंटर वेरी एज, मतलब सीधा समझ लो कि डाइपोल के कारण किसी भी डिस्टेंस पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो तो एक्स पर ये आएगा, वाई पे मान लो ये आएगा, या वाई पे ये आएगा, ये चेक करना पड़ेगा। सीधा समझो ना कि कोई एक पॉइंट पे ये आएगा, कोई एक पॉइंट पे ये आएगा। तो हमको तो भी रिलेशन बताना है इस सवाल में, तो रिलेशन बताना है तो यहाँ पर क्या देखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और आर में क्या रिलेशन है। तो इन्वर्सली क्यूब का है, तो इन्वर्सली क्यूब का है मतलब इसको ऐसे लिख लो कि इसमें भी वही है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड 1/r³ पे इन्वर्सली है, इसको ऊपर ले जाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली होगा r के पावर -3 पे, यानी यहाँ पे हो जाएगा r का पावर -3, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। एक्सीएल पे होता है kp/r³ या k2p/r³, तो निकालना पड़ेगा। आज हम लॉन्ग क्वेश्चन में निकाल के बताएंगे, ही देखना। एक्सीएल और इक्वेटोरियल में इतना होता है, अब हम दिमाग पे इतना स्ट्रेस नहीं देंगे। चलो लिख लो, या निकाल दे क्या। एक्सीएल पे कितना होता है -q, ये अच्छा ये तुम लोग कमेंट में बताना एक्सीएल पे kp/r³ या k2p/r³। अभी दिमाग पे क्या कि आज हम अभी हम निकालते, लेकिन आज हमारा पहला लॉन्ग क्वेश्चन उसी डेरिवेशन पे, तो वहाँ बताएंगे ही, तो हमको भी तो लगेगा कितना लोग वीडियो अच्छे से देख रहे हो। चलो रहने दो। चलो अगला क्वेश्चन पे आते हैं, 12 नंबर पे कह रहा है कि द इलेक्ट्रिक, मतलब 42 नंबर पे, आज का 12वां नंबर है। द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल मेड up of two opposite charges having magnitude इतना and इतना कूलम separated by distance इतना मीटर इज। ये बच्चा वाला सवाल है भाई। कह रहा है क्या कि दो को चार्ज दे दिया है, एक वो चार्ज का मैग्नीट्यूड है 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और दूसरे चार्ज का मैग्नीट्यूड है -3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो डाइपोल का डायरेक्शन निगेटिव से पॉजिटिव, और दोनों चार्ज के बीच का दूरी कितना दे दिया है, तो आप बोलिएगा कि सर दोनों चार्ज के बीच का दूरी दे दिया है हमारा कितना सेंटीमीटर दिया है, इतना मीटर दिया है, सॉरी 2.4 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। तो बोल रहा है क्या कि डाइपोल बताओ,
तो डाइपोल का मतलब हम पढ़ाए थे कि दोनों चार्ज में से कोई भी एक चार्ज ले लो, उसका मैग्नीट्यूड ले लो और दोनों चार्ज के बीच के दूरी से गुना कर दो। तो यहाँ पे गौर से देखो, दोनों चार्ज में से कोई का भी मैग्नीट्यूड लो, मैग्नीट्यूड कभी निगेटिव नहीं होता है, तो मैग्नीट्यूड तो दोनों का सेम ही होगा, 3.2 इंटू 10⁻⁻19। और दोनों चार्ज के बीच का दूरी अगर कोई पूछेगा तो 12 जो है वो इतना दिया हुआ है क्वेश्चन में, यानी 12 के जगह पर सीधा इतना लिख दोगे 2.4 इंटू 10⁻10, क्योंकि 12 दोनों चार्ज के बीच का दूरी होता है। यहाँ पर दोनों चार्ज के बीच का दूरी इतना मीटर दिया हुआ है। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए तो कितना आएगा, तो 10 और 10 बेस से हमें तो 10 और 19 29 हो जाएगा, और 3.2 और 2.4 को मल्टीप्लाई कर लो, 3.2 इंटू 2.4 तो आ जाएगा 7.68 इंटू 10⁻⁻29। और डाइपोल का यूनिट होता है कूलम्ब मीटर। तो गौर से देखो तो इसका 7.68 इंटू 10⁻⁻29 कूलम्ब मीटर, मतलब ऑप्शन बी सही होगा। 42 का लिख लीजिए, ऑप्शन बी होगा आपका। ठीक है बच्चों, स्क्रीन पॉज करके लिख लीजिए। अब आते हैं 43 नंबर पे।